हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, रिमोट सेंसिंग आज बेसिक बताना है आपको। सबसे पहले हम आप सबको का स्वागत करते हैं, जितने भी सारे लोग जुड़ रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ये सब बताया जा रहा है जो नेट जेआरएफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो उसको प्ले लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा और सिस्टमेटिक है सारा। तो बिना कुछ लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। जो रिमोट सेंसिंग है वो क्या है, इसको देखते हैं, बेसिक्स क्या है, इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिमोट सेंसिंग है क्या कि बिना किसी वस्तु को छुए हुए आप अगर जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है वो रिमोट सेंसिंग है, यानी दूर से संवेदन। जैसे आप किसी भी चीज को देखते हैं तो आंख से देखते हैं, आंख क्या करता है, कैमरा का काम करता है, वस्तु को देखे, इमेज प्रोसेस किए सीपीयू में, यहाँ इमेज प्रोसेस हुआ। इसका मतलब आंख जो है वो कैमरा हो गया, और आपका जो सीपीयू है वो क्या हो गया, मस्तिष्क हो गया। इसका मतलब मस्तिष्क एक तरह का एनालिसिस करने का काम कर रहा है, तो वो जीआईएस हो गया। और रिमोट सेंसिंग आपका आंख कर रहा है, दूर से संवेदन कर रहा है। तो दूर से संवेदन का मतलब है कि कैमरा ही करेगा। अब दूर से कैसे करेगा संवेदन? तो बहुत ऊंचाई से कर सकते हैं आप, या फिर आप किसी मीनार पे चढ़ के कर सकते हैं, किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे चढ़ के कर सकते हैं, पर्वत के ऊपर चढ़ के कर सकते हैं। तो ये ऐसे समझिए, यानी रिमोट सेंसिंग का मतलब दूर से संवेदन है। आइए इसको समझते हैं पहले कैसे। देखिए, बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग है, इसमें हमको आपको बताना है। पहला चैप्टर बेसिक्स होता क्या है, बाकी इसका कैसे होता है, इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, प्लेटफॉर्म कैसे हैं, सैटेलाइट कौन है, सब हम बताएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में फिर सिस्टमेटिक आगे बढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ आपसे ये बात कर रहे हैं कि ये होता क्या है, यानी बेसिक क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए, सुदूर संवेदन का पहला अर्थ किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए उसकी पूरी जानकारी दूर से लेना। तो किसी भी वस्तु को बिना स्पर्श किए कैसे-कैसे ले सकते हैं, ज़रा बताइए मुझे? किन-किन विधि से ले सकते हैं? जैसे छत पे चढ़ के ले सकते हैं, तो नीचे मैदान का इमेज आ जाएगा। लेकिन छोटे से मैदान का आएगा, बहुत दूर से अगर लेना है, बहुत बड़े क्षेत्र का लेना है, तो बहुत ऊँचाई में जाना पड़ेगा। तो ऊँचाई का मतलब है कि आप बहुत ऊँचाई में जाएँगे तो कहाँ जाएँगे? आप सोचेंगे सर रॉकेट से लेंगे, यानी अंतरिक्ष से लेंगे। तो आप यही सोचेंगे ना कि हम अंतरिक्ष से अगर लेंगे, तो पृथ्वी में बहुत बड़े क्षेत्र का हम मैपिंग कर सकते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र का हम बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो रिमोट सेंसिंग है, इसका आविष्कार कैसे हुआ? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले द्वितीय विश्व युद्ध के पहले लोग क्या करता था? ये जो बैलून देखे हैं ना, जो हॉट एयर बैलून होता है, उस पे चढ़ के ऊँचाई से ले लेता था तस्वीर। लेकिन इससे भी दिक्कत ये होती थी कि बैलून है, ये बहुत ऊँचाई तक तो जा नहीं सकता था। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा चीज़ हो, जो हमें बहुत ऊँचाई तक ले जाए और हम वहाँ कैमरा रख दें और पूरे पृथ्वी पे उसका इमेज ले लें। तो इसका मतलब है रॉकेट से ही संभव होगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तो रॉकेट बना ही नहीं था हमारे पास। तो हमने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब उसके बाद से जब रॉकेट बना, तो उसके बाद रिमोट सेंसिंग करना शुरू किया। तो इसका मतलब सुदूर संवेदन हम दूर से कर रहे हैं, कई मेथड से कर सकते हैं, ऊंचाई से कर सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन दूर से कर सकते हैं। अब इसमें किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है, तो जरा देखिए, मैंने आपको कहा कि इसमें उपग्रह, सैटेलाइट्स का हम प्रयोग कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से ले सकते हैं। उसके बाद गुब्बारे, गुब्बारे से ले सकते हैं, यानी ऊंचाई से किसी भी चीज का इमेज ले सकते हैं, इमेज ही तो लेना है। टावर से ले सकते हैं, बहुत ऊंचाई का अगर तो कोई टावर है, तो हम टावर से भी ले सकते हैं। उसके अलावा हम किसी भी मेथड से ले सकते हैं, जहां से आपको लगता है कि हम सटीक ले सकते हैं किसी का भी तस्वीर। उसके बाद जरा देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अत्यधिक ऊंचाई से तस्वीर लेना संभव नहीं था, क्योंकि रॉकेट उपलब्ध नहीं था। हमारे पास रॉकेट तो था ही नहीं, बहुत ऊंचाई से हम ले ही नहीं सकते थे। अब जरा देखिए कि रॉकेट का आविष्कार कैसे हुआ और अंतरिक्ष की दुनिया में हम कैसे पहुंचे, अंतरिक्ष की दुनिया में कैसे पहुंचे। इस फिगर को जरा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये गुब्बारा है, गुब्बारे पे भी हम कैमरा लगा लेते हैं और कैमरे से हम ले सकते हैं। यहाँ गुब्बारा देख रहे हैं ना, तो गुब्बारा के थ्रू भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे गुब्बारा से भी ले सकते हैं, सैटेलाइट से भी ले सकते हैं, यहाँ भी कैमरा है, कैमरा से ले सकते हैं। ये सारे स यहाँ देखिए, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से भी ले सकते हैं। ये टावर है, टावर के ऊपर भी लगा देंगे, पर्वत के ऊपर भी कैमरा लगा देंगे।
तो हम क्या करते थे जब तक हमें रॉकेट नहीं मिला था, तो हम क्या करते थे जो 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के पहले दशक से अगर हम कहें रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में या सूचना प्राप्त करने के क्षेत्र में, हम सिर्फ क्या करते थे ऊंचाइयों का प्रयोग करते थे। मैक्सिमम देखते थे तो गुब्बारे पे जाके देखते थे, गुब्बारे से इमेज ले लेते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखिए क्या हुआ? क्या हुआ जरा देखिए। अब देखिए क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्राप्त तस्वीरें जोड़कर फोटो मोज़ेक तैयार करने पड़ते थे। फोटो मोज़ेक का क्या मतलब होता है जानते हैं? मोज़ेक का मतलब होता है कि आप थोड़ा-सा तस्वीर यहाँ का ले लीजिए, फिर उसके बगल का ले लीजिए, फिर उसके बगल का ले लीजिए और सबको क्या कीजिए मर्ज कर दीजिए, मिला दीजिए। देख रहे हैं ना? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले अगर कोई भी हम मानचित्र तैयार करते थे, तो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे क्या करते थे फ़ोटोग्राफ्स को जोड़ देते थे और उसको दीवार पे चिपकाते थे। सबको एक-दूसरे से जोड़ते थे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल था और बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र का अगर मैं कहूँ डाटा अगर कलेक्ट करना हो तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो पहले क्या था कि हम क्या करते थे कि उसी क्षेत्र का हम मोज़ेक ये फ़ोटो मोज़ेक कहते हैं इसको, फ़ोटो मोज़ेक। मज़ाक याद रखिए, आपको याद रखिएगा। फ़ोटो मोज़ेक का क्या मतलब होता है? फ़ोटो मोज़ाक या मज़ाक याद रखिए आप। उससे यानी फ़ोटो को तस्वीर को जोड़-जोड़ कर हम बहुत बड़ा मानचित्र बनाते थे, लेकिन ये बहुत दिक्कत होती थी इसमें। अब दिक्कत क्या थी कि बहुत अधिक बड़े क्षेत्रों के लिए संभव नहीं था। अब देखिए क्या हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा V2 रॉकेट का प्रयोग ब्रिटेन के खिलाफ किया गया। याद रखिएगा V2 रॉकेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब V2 रॉकेट का प्रयोग किया गया तो V2 रॉकेट का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जर्मनी के द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ किया गया था। अब देखा क्या गया कि ये जो रॉकेट है ना बड़ा ऊंचाई तक चला जाता है। तो लोगों ने कहा कि अरे ये कितना ऊंचाई तक जा रहा है। तो यूएसए ने इसको लाया जब अभी जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में तो जर्मनी इस रॉकेट को जितने भी बचे हुए रॉकेट थे इन सबको अपने यहाँ यूएसए ले गया और वहाँ थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करके देखा तो ऊपर वाला जो इसका जो ऊपर वाला V2 के रॉकेट का जो ऊपर वाला सिरा था वो 390 किलोमीटर ऊंचाई तक चला गया। यानी लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत ऊंचाई तक जा रहा है, इसका मतलब अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है जो V2 रॉकेट है ना, इसको हमें अंतरिक्ष का पूर्वज कहते हैं। याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष का पूर्वज कहते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद V2 रॉकेट को यूएसए द्वारा रॉकेट बनाने में इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये 390 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम था। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष युग की अगर शुरुआत हुई तो कौन से रॉकेट के अध्ययन के बाद? V2 रॉकेट जो जर्मनी का उसके अध्ययन के बाद शुरू हुई। अब अगर मैं आपसे कहूं इसको अंतरिक्ष यानों में जितने भी अंतरिक्ष यान है याद रखिएगा रॉकेट को वर्तमान रॉकेट का जो है सो पूर्वज माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनको या जो V2 रॉकेट है इसको किसका पूर्वज पूर्वज माना जाता है? तो अभी जो अंतरिक्ष यानों में जितने भी रॉकेट हैं उनका पूर्वज माना जाता है। याद रखिएगा इनका इसको पूर्वज माना जाता है। अब जरा देखिए क्या हुआ। अब आप कहेंगे सर रिमोट सेंसिंग कैसे काम करेगा इससे? तो देखिए होता क्या है कि रिमोट सेंसिंग में एक खास चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ये खास की चीज़ क्या है? जैसे मान लीजिए आप सैटेलाइट में ऊपर से कैमरा लगाया हुआ है और किसी चीज़ का इमेज ले रहा है। तो अगर मैं कहूँ नीचे पर्वत है, नीचे नदी भी है, नीचे इमारत भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं कहूँ ऊपर अगर आप फ़ॉल्स कलर का प्रयोग करेंगे, फ़ॉल्स कलर का मतलब उसको कहेंगे कि ऐसा करो कि ये जो पर्वत है ना, इसको भूरा से दिखाओ मुझे भूरा से और ये जो नदी है ना, हल्का नीला से दिखाओ। तो अगर अगर मैं कहूँ कि ये जो मिट्टी है, ये लाइट ग्रे से दिखाओ, तो हर जितने भी वस्तु हैं, फैले हुए हमारे पृथ्वी पे, उनमें सबको कह दीजिए कि फ़ॉल्स कलर का प्रयोग किया जाए। तो कैमरा को फ़ॉल्स कलर कह दीजिए कि अगर ज़मीन है तो उसमें फिट कर दीजिए, ज़मीन के लिए भूरा, इसी तरह से नदी के लिए नीला। इस तरह फ़ॉल्स कलर में क्या होगा कि जब ऊपर से आप कैमरा लगाएँगे, तो समझ जाएँगे अगर पट्टल पे अगर भूरा कलर आ रहा है, तो इसका मतलब आप पर्वत को दिखा रहे हैं या फिर लाइट ग्रे आ रहा है, तो मिट्टी को कह रहा है या फिर एक धारी में या एक लाइन में नदी बह रही है और उसको ग्रीन से लाइट ब्लू से दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नदी है। इमारत है उसी तरह से वेजिटेशन है लाल को दिखा रहा है। तो इस तरह से आप फॉल्स कलर का प्रयोग करते हैं। ये वास्तव में इसका विकास
कैसे शुरू हुआ जरा देखिए। वियतनाम वार हुआ था अमेरिका और वियतनाम के बीच 1960-61 में। तो उसमें क्या होता था ना, ये जो गुरिल्ला थे ना, ये जितने भी गुरिल्ला थे, ये सब क्या थे, देख रहे हैं इन सब का वेश देख रहे हैं। ये सब क्या करते थे, सैनिक को मारते थे, अमेरिकन सैनिक को मार के जंगल में छुप जाते थे। अब ऊपर से जो टोही विमान है ना अमेरिका का, उनको बड़ा दिक्कत होता था। भाई इनको रिकॉग्नाइज करना बड़ा दिक्कत हुआ। 1960-61 से ये मिथ्या कलर, जो फॉल्स कलर का जो प्रयोग किया जा रहा है, उसी समय से किया जा रहा है। और ये रामबाण हो गया रिमोट सेंसिंग के लिए। तो रिमोट सेंसिंग में हम किसी भी नगर का प्लानिंग करते हैं, नगर नियोजन करते हैं, भूमि सर्वेक्षण करते हैं, कहाँ पे क्या है ये हमें पता चल जाता है। तो हम रिमोट सेंसिंग में मिथ्या कलर, फॉल्स कलर, एफएनसीसी इसको कहते हैं, एफसीसी, फॉल्स कलर कंप्लेन, तो कंप्लेन। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो फॉल्स कलर है कब से शुरू हुआ, तो 1960 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 1960-61 से। अमेरिका वियतनाम युद्ध में गुरिल्ला वार, सेना हमले कर जंगल में छुप जाते। अतः अमेरिका ने अपने वायुयान के कैमरे में मिथ्या रंग फोटोग्राफी का प्रयोग करना शुरू किया, जो रिमोट सेंसिंग का आधार बन गया। आप समझते हैं ना, रिमोट सेंसिंग में जो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मिथ्या कलर, तो इतना तो आप समझ ही रहे हैं। तो इस तरह का देखते हैं ना, कहीं कहीं आप फोटो देखेंगे तो इस तरह का जो इमेज होता है, इसका मतलब हम रिमोट सेंसिंग के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हरी वनस्पति है, तो हरी वनस्पति को हम चमकीला रंग से कर रहे हैं, या फिर जल या वाटर है तो नीला रंग या गहरा नीला रंग से कर रहे हैं। बंजर भूमि है तो भूरा से कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र है तो नीला से कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते थे, हम करना शुरू कर दिए। तो इसका इतिहास तो आप समझ ही रहे हैं क्या हुआ, इतिहास तो आप समझ ही लिए। अब देखिए क्या हुआ ना, कि जब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो 1950 के बाद दो महाशक्ति, आप जानते ही है ना, यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ कहते हैं उसको। तो इन दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन पहुंचेगा, क्योंकि अमेरिका को V2 रॉकेट मिल गया हुआ था और ये चीजें यूएसएसआर को भी पता थी। तो वो दोनों में अब कंपटीशन हो गया कि कौन पहले छोड़ेगा। तो 57-58 में क्या हुआ, 57 और 58 के बीच जो जो साल है, उसमें यूएसए ने घोषित कर दिया कि हम अब अंतरिक्ष में एक रॉकेट छोड़ने वाले हैं। तो इन चीजों की जैसे ही जानकारी यूएसएसआर को मिली, यूएसएसआर ने अपने रॉकेट की टेक्नोलॉजी को बहुत उन्नत किया और उसने विश्व का पहला, याद रखिएगा, रॉकेट छोड़ दिया। अब विश्व का पहला जो रॉकेट छोड़ा, वो किसके द्वारा छोड़ा गया, तो यूएसएसआर के द्वारा छोड़ा गया, 4 अक्टूबर को 1957 को, याद रखिएगा। और 4 अक्टूबर 1957 को अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो गई। अब जरा देखिए मुझे, मैंने कहा कि अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई, तो रिमोट सेंसिंग में इससे कैसे फायदा होगा? तो अंतरिक्ष युग की शुरुआत का मतलब हम बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जाएंगे और भूमि का सर्वेक्षण कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन कर सकते हैं, कौन वनस्पति कहाँ है उसको देख सकते हैं, मृदा किस तरह का, मृदा का वितरण है उसको समझ सकते हैं, स्थलाकृति उच्चावच को समझ सकते हैं। क्या नहीं समझ सकते, हम नगर प्लानिंग कर सकते हैं। मिथ्या कलर प्रयोग करके तो हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं। हम पूरे जमीन का सर्वेक्षण कर सकते हैं, हम पृथ्वी में हर जगह का सर्वेक्षण कर सकते हैं कि कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अब देखिए उसके बाद इसी सीरीज में अब आपको इम्पोर्टेंट क्या है, कि ये जो सैटेलाइट था उसका नाम क्या है, स्पुतनिक। तो अंतरिक्ष युग की अगर शुरुआत हुई तो कहाँ से हुई थी, तो 4 अक्टूबर 1957 से अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई। उसके बाद लूनिक, याद रखिएगा ये कौन है, तो लूनिक सीरीज आपसे पूछा भी जाता है, लूनिक ये कौन से देश का है, तो लूनिक भी यूएसएसआर यानी रूस का ही है। ये जनवरी 1959 को छोड़ा गया था। फिर लूनिक 2, फिर लूनिक 3। लेकिन याद रखिएगा ये जितने भी लूनिक है ना, ये किसके हैं, रूस के हैं। ये यहां से आप यहां तक अगर देख रहे हैं, स्पुतनिक 1 हो या स्पुतनिक 2 हो या लूनिक सीरीज हो, तो अगर आपसे पूछा जाए लूनिक और इधर नाम दिया जाए फ्रांस, इधर यूएसए, इधर जर्मनी या ब्रिटेन, तो आप किसमें एसिमिलेट करेंगे इसको, तो लूनिक को रूस के साथ कर दीजिए या यूएसएसआर के साथ कर दीजिए। तो इस तरह से सैटेलाइट के सीरीज पूछे जाते हैं। उसी तरह से इनसेट अगर आपसे पूछा जाए, ये किस देश का सीरीज है सैटेलाइट का, तो हमारे इंडिया का सीरीज है। उसी तरह से अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं और भी, तो बहुत सारे सैटेलाइट का क्रम शुरू हो गया। यूएसएसआर ने, आप देखिएगा, यूरी गागरिन को पहला अंतरिक्ष यात्री बना दिया।
12 अप्रैल 1961, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1961 प्रथम अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव किसको प्राप्त हुआ? 1961 में यूरी गागरिन को। इनका जो यान था वोस्टोक 1 था, याद रखिएगा। वोस्टोक 1 क्या होता है? यान होता है। दो तरह का चीज होता है अंतरिक्ष में, एक जो बस जा रही है। अब मैं कहूं कि अंतरिक्ष बस को हम क्या कहेंगे? रॉकेट कहेंगे। लेकिन सैटेलाइट तो आपका यंत्र हो गया ना, जिसमें कैमरा लगा हुआ है, जिसको ऊपर में जाके क्या करना है? धक्का दे देना है, बाहर कर देना है, और ये क्या करेगा? पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और पूरा आपका क्या करेगा? पूरा इमेज दे रहा है आपको, घूम घूम कर इमेज दे रहा है। लेकिन इसका इमेज कितने ऊंचाई पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्या होता है पीएसएलवी, क्या होता है जीएसएलवी, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी केवल बेसिक रिमोट सेंसिंग का जो सैटेलाइट्स प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, रिमोट सेंसिंग क्या है, इसके बेसिक्स के बारे में आज मुझे आपको बताना है। अब देखिए, तो लूनिक किसका है? यूएसएसआर का। लूनिक 2, लूनिक 3 सीरीज किसका है? उसी का है। वोस्टोक 1 ये भी किसका है? यूएसएसआर का। तो याद रखिएगा, वोस्टॉक वो शहर भी है, याद रखिएगा। अब यूरी गागरिन जो थे, ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने 325 किलोमीटर ऊंचाई पे अंतरिक्ष का संपूर्ण चक्कर लगाया था। याद रखिएगा, संपूर्ण चक्कर उन्होंने लगाया था। उसके बाद टीरोस, TIROS, अगर आपसे पूछा जाए ये किसका है, तो याद रखिएगा ये टीरोस 1 उपग्रह 1961 में यूएसए के द्वारा, ये यूएसए का पहला मौसम उपग्रह है। याद रखिएगा, यूएसए का क्या है? पहला मौसम उपग्रह है। उसी तरह से आपसे पूछा जाए जो मरकरी सीरीज है वो किसका है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। मरकरी सीरीज किसका है? वो भी यूएसए का है, याद रखिएगा, यूएसए का है। अगर पूछा जाए अपोलो जो उपग्रह योजना है वो किसका है? यूएसए का है। जेमिनी उपग्रह योजना है वो किसका है? तो यूएसए का है। उसी तरह से स्पॉट पूछा जाता है किसका है? तो फ्रांस का है। ये सब सैटेलाइट का सीरीज है। यानी लैंडसेट किसका है? ये यूएसए का है। इकोनॉस किसका है? तो ये भी यूएसए का है। तो ये सब याद रखिएगा कौन किसका है, ये आपसे पूछा जाता है। ये एसिमिलेट करने के लिए पूछा जाता है। आप कहेंगे कि सर ये नाम रटने पड़ेंगे, तो हाँ, नाम क्या है ना, उसके जमीन उसकी मिट्टी से जुड़ा हुआ नेम कहीं का होता है। जैसे वोस्टोक अगर मैं कहूँ तो वोस्टोक रूस का हो गया क्योंकि वहां का शहर है। उसी तरह से इंडिया का जैसे रोहिणी है, जैसे IRS है, तो ये सब लगेगा आपको इंडियन नाम है। इनसेट है, ये सब आप सुने हुए हैं तो आपको लगेगा इंडिया का है। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब तो वर्ल्ड ने भेजना शुरू किया क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बाढ़ आ गई, बहुत सारे देश लग गए और दो देश तो बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं रहा। इंडिया भी 1960-61 से प्रयास जारी रखा। रिमोट सेंसिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ बहुत पुराना है। जैसे अगर मैं कहूँ भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है, तो आप कहेंगे सर हैदराबाद में है। तो आज नहीं एस्टेब्लिश हुआ, वो हमारे यहाँ 6वें दशक में ही एस्टेब्लिश हो गया था। और जब हमारे यहाँ जो हैदराबाद में सुदूर संवेदन संस्थान का निर्माण किया गया, उसी समय से हमारे यहाँ रिमोट सेंसिंग का कार्यक्रम शुरू हो गया। और साथ साथ उसके बाद आप देखेंगे इसरो की स्थापना के बाद से और भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम बहुत दूर आगे चले गए। इसका मतलब क्या है? जरा देखिए, अब देखिए भारत में उपग्रह कार्यक्रम की शुरुआत, यहाँ देखिए शुरुआत कब थी? तो 1966, ये देख रहे हैं ना, ये वर्ड से याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा याद रखिएगा। तो 1966 भारत में भारतीय दूरस्थ संवेदन उपग्रह केंद्र की स्थापना, इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो हैदराबाद में हुई। रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट जो है कहाँ है? तो हैदराबाद में। अब जरा देखिए, 1966 में ही इंडियन एयर फोटो फोटो इंटरप्रिटेशन की स्थापना हुई। कौन सा? तो इंडियन एयर फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा कौन सा इंस्टीट्यूट? तो इंडियन एयर फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, देहरादून की स्थापना हुई। अब देहरादून में इंटरप्रिटेशन का मतलब, अगर आप फोटो खींचते हैं, मान लीजिए रिमोट सेंसिंग में क्या करते हैं, आप फोटो खींचते हैं, तो जब आप फोटो खींचेंगे तो उस फोटो को लाएंगे ना नीचे, मिथ्या कलर का प्रयोग कर रहे हैं, फोटो खींचेंगे, तो आप जब इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, तो उस फोटो की व्याख्या होगी। वो व्याख्या कहाँ होगी? तो 1966 से ही देहरादून में उसकी व्याख्या होगी, एनालिसिस होगी, कौन सी स्थलाकृति कहाँ पे है, उसका एनालिसिस करेंगे। खैर अब तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं,
कि अब रिमोट सेंसिंग को हम किससे जोड़ देते हैं, जीआईएस से जोड़ देते हैं, यानी वो एक सॉफ्टवेयर है। अब उसके क्षेत्र में हम आपको पहले ही बता चुके हैं हम क्या क्या कर रहे हैं, डीईएम टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत सारी चीज, स्पेशल डाटा क्या है, नॉन स्पेशल डाटा क्या है, ये सब हमने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। अब जरा देखिए हमारे यहाँ शुरुआत कब हुई, तो 19 अप्रैल, याद रखिएगा 1975 में शुरुआत की गई। तो हमारे यहाँ आर्यभट्ट पहला जो भारतीय उपग्रह था, याद रखिए यहाँ से अंतरिक्ष की दुनिया में हमने कदम रख दिया, यानी हम ऊपर पहुंच गए। और आर्यभट्ट जब हमारा छोड़ा गया तो ये भारत का पहला पहला भारतीय उपग्रह था, जिसमें यूएसएसआर, हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो यूएसएसआर है, सोवियत संघ है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो 1975 में जो छोड़ा गया था उसमें रॉकेट उसी का इस्तेमाल किया गया था, रॉकेट हमारा नहीं था। क्यों? क्योंकि रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी हमें पता उतना नहीं थी। हमारा जो विज्ञान था अभी बहुत सारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम सोवियत रूस से ले रहे थे। लेकिन याद रखिए हम 5 साल के बाद ही 18 जुलाई 1980 में 5 साल के बाद ही हमने रोहिणी RS-1 छोड़ा। याद रखिएगा रोहिणी RS-1 छोड़ा जो सैटेलाइट था, ये पहला स्वदेशी लॉन्च था हमारा। स्वदेशी लॉन्च का मतलब क्या था कि हमारा सैटेलाइट भी अपना ही टेक्नोलॉजी से बना था, और जो रॉकेट जिसमें बैठ के ये सैटेलाइट ऊपर जाएगा वो भी अपने ही टेक्नोलॉजी का बना हुआ था। इसका मतलब था कि ये दोनों ही टेक्नोलॉजी क्या थी, अपनी टेक्नोलॉजी थी, अपनी टेक्नोलॉजी थी। याद रखिएगा कौन सी टेक्नोलॉजी थी, तो ये अपनी टेक्नोलॉजी थी, याद रखिएगा। समझ गए? हाँ, तो यहां तक तो समझ रहे हैं। तो ये रॉकेट भी अपना था, उपग्रह दोनों ही अपना था। उसके बाद 9 जुलाई 1992 को इनसेट सीरीज छोड़ा गया। हम सीरीज क्यों कह रहे हैं, हम सीरीज इसलिए कह रहे हैं कि इनसेट 2A, फिर 2B, 2C, 2D, ऐसे करके एक सीरीज होता है इनसेट का, याद रखिएगा। और इस इनसेट का जो प्रयोग किया जाता है वो बहुउद्देशीय होता है। बहुउद्देशीय का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई रॉकेट छोड़ रहे हैं, ये तो रॉकेट अगर आप छोड़ रहे हैं इनसेट 2A, अगर आप अपना ही सारा टेक्नोलॉजी, रॉकेट भी आप ही का है, पीएसएल भी आप ही का है, तो इसका मतलब है कि आप जब भेज रहे हैं तो खाली क्यों भेजेंगे, आप एक साथ कई सारे सैटेलाइट को डाल दीजिए उसमें, उसका मल्टीपर्पस यूज होगा। एक ही चीज का वो सर्वेक्षण नहीं करेगा, वो क्या क्या करेगा, तो संचार के लिए भी एक सैटेलाइट होगा उसमें। टीवी अगर देखना है आपको तो टीवी धीरे धीरे देख रहे हैं ना, टीवी की क्लियरिटी कितनी बढ़ी, नहीं तो पहले डांस करता हुआ फिगर आता था दूरदर्शन में। तो धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़े, कैसे, ये जो अंतरिक्ष में हमारी पहुंच बनी, तो हमने बहुउद्देशीय बहुत सारे चीजों को लागू किया अपने देश में। अब टीवी चला, आपदा प्रबंधन, मौसम मौसम के लिए आंकड़ा इकट्ठा करना, ये सब क्या कर रहा है, सैटेलाइट के थ्रू ही हो रहा है। तो ये पहला जो था हमारा बहुउद्देशीय जो उपग्रह था वो कौन सा था, इनसेट 2A, याद रखिएगा, जिसको छोड़ा गया था 9 जुलाई 1992 में, याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कल्पना वन, जैसे अगर कहूं कल्पना वन, एस्ट्रोसेट या आईएमएस, इन सब का काम क्या है, कल्पना वन क्या करता था, तो ये पहला मौसम उपग्रह था। जैसे मैंने आपको कहा था टीरोस, TIROS, यूएसए का पहला मौसम उपग्रह था, उसी तरह से अपना जो भारत का पहला मौसम उपग्रह था वो कौन था, तो याद रखिएगा ये था कल्पना वन। इसी तरह से याद रखिएगा एस्ट्रोसेट जो सीरीज है, एस्ट्रोसेट ये क्या करता है, पहला अंतरिक्ष खगोल शास्त्रीय उपग्रह, यानी जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जिसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं उसका अध्ययन करेगा। तो ये स्पेस में जाके या ऊंचाई में जाके सैटेलाइट से ये जो हमने खगोलीय पिंड का अध्ययन करना शुरू किया वो एस्ट्रोसेट सीरीज है उससे किया। उसके बाद IMS-1 जो है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है, यानी पूरे अर्थ को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी हम और नासा, इसरो है या नासा है, नासा को भी देखेंगे पूरे अर्थ में कौन चीज कहाँ, कौन सी गतिविधि कहाँ हो रही है, इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन है। उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हिंद महासागर में या कहीं भी विश्व के किसी भी पार्ट्स में पृथ्वी के ऊपर अगर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है उसकी सूचना हमें प्राप्त रहे। तो ये एक तरह से क्या है, 28 अप्रैल 2008 को अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह छोड़ा गया था। अब देखिए वो प्रथम स्वदेशी जो हमारा उपग्रह था ये रोहिणी RS-1 ये था, याद रखिएगा। और इससे पहले जो हमने आपको बताया था ये आर्यभट्ट था, जो पहला हमारा आर्यभट्ट
जो बनाया गया था आर्यभट्ट, तो जानते हैं ना, ये पहला जो हमारा उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट था 1975 में। तो रोहिणी जो था हमारा स्वदेशी था, अपना, सब कुछ अपना था। रोहिणी RS-1 प्रथम स्वदेशी उपग्रह था। अब जरा देखिए भारत के प्रमुख रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन कौन से हैं। अगर मैं कहूं भारत के प्रमुख रिमोट सेंसिंग उपग्रह का क्या मतलब है? रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि हम रिमोट सेंसिंग करेंगे, यानी दूर से संवेदन करेंगे, तो हम बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। जैसे स्थलाकृति, मेन चीज क्या है, आपको स्थलाकृति का अध्ययन करना है, तो स्थलाकृति का अध्ययन के लिए, मानचित्रण के लिए ही बेसिकली हम ज्योग्राफी में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि बहुत ज्यादा ऊंचाई तक आपको जाना है, आपको यंत्रित यान को लेके जाना है, आपको टीवी चलाना है, आपको नेटवर्क अच्छा रखना है, एक पर्पस तो नहीं, कई सारे पर्पस है। तो इसका मतलब रिमोट सेंसिंग के अलावा भी तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं ना। इसका मतलब हम कम्युनिकेशंस भी कर रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशंस के लिए कर रहे हैं, यानी संचार जो है वो बहुत रिफाइन होते जा रहा है। तो रिमोट सेंसिंग वाला जो हमारे इंडिया में जो खास करके सैटेलाइट बनाया गया है, वो कौन कौन से बताया गया है, जरा देखिए। भास्कर 1 छोड़ा गया, भास्कर 2 छोड़ा गया। तो भास्कर 1 और भास्कर 2 ये आप देखेंगे कब, 1900, हाँ 1966-67, मतलब 60 के दौर में। IRS-1A, IRS-1A ये क्या करता है, ये कृषि मौसम विज्ञान आपदा प्रबंधन। IRS-1B क्या करता है, कृषि और वानिकी का सर्वेक्षण। IRS-1C क्या करता है, शहरी नियोजन मानचित्रण। IRS-1D क्या करता है, शहरी नियोजन मानचित्रण। तो ये सब शहरी नियोजन या स्थलाकृति के भूमि उपयोग के बारे में सर्वेक्षण अगर कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं। उसी तरह से ओशियन सेट भी हमने छोड़ा हुआ है, फर्स्ट ओशियन सेट जो महासागर विज्ञान है और पर्यावरण है उसका अध्ययन कर रहा है। तो हमने भी रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में बहुत सारा चीज किया है, याद रखिएगा, बहुत सारा चीज किया है। अब जरा देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा जो सैटेलाइट रिसोर्स सेट 1 है 2003 में छोड़ा गया, रिसोर्स सेट 2 2011 में छोड़ा गया। अब आप कहेंगे सर ये रिसोर्स सेट का क्या मतलब होता है? अब अगर मैं कहूँ कि हमारे इंडिया में बहुत तरह के संसाधन है, अब अगर संसाधन है तो कृषि संसाधन है, खनिज संसाधन है, इसका निगरानी कौन करेगा? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन की निगरानी कौन करेगा? रिसोर्स सेट सीरीज जो है, ये उपग्रह है, वो करेगा। उसी तरह से कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 2, कार्टोसेट 3 ये जो छोड़ा गया, ये भारत का प्रथम कार्टोग्राफिक उपग्रह है। तो कार्टोसेट 1 जो छोड़ा गया 2005 में, ये भारत का पहला कार्टोग्राफी उपग्रह है, याद रखिएगा। तो ये सारे जो मैं डेटा आपको दे रहा हूँ, कार्टो सेट का मतलब है, इसका मतलब सीधे हो गया मानचित्र से संबंधित, याद रखिएगा। ये क्या हो गया, मानचित्र से संबंधित, समझ रहे हैं इस चीज को, कार्टो सेट। तो ये 5वें 7वें 2019 में। अब जैसे जैसे हमारी सैटेलाइट्स बाद में छोड़ी गई, वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होती चली गई, उसका रिजोल्यूशन अच्छा होता चला गया। मैंने आपको बताया था ना, पिक्सल पिक्सल की संख्या अगर बहुत ज्यादा होगी छोटे से क्षेत्र में, तो इसका मतलब रिजोल्यूशन बहुत अच्छा आएगा, पिक्चर की क्लियरिटी बहुत अच्छी आएगी। तो ये सब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत ही अच्छा हुआ। उसी तरह से RISAT-2 जो है रडार इमेजिंग, तो रिसैट जो है ये रडार से संबंधित है, याद रखिएगा। रडार सिस्टम है, रडार सिस्टम का मतलब होता है कि किसी भी चीजों को हम क्या करते हैं, इमेज ले लेते हैं। रडार सिस्टम का यूज बहुत सारे चीजों में है। अगर कोई यान ऊपर से आ रहा है उसको भी रडार एक्सेस कर लेगा, अगर नीचे कोई है उसको भी एक्सेस कर लेगा। तो अगर मैं ऊपर से अगर देखता हूं तो हो सकता है कि रडार सिस्टम हमें ये भी बता दे, अंधेरे में भी बता दे कोई चीज छुपा हुआ है तो वो कहाँ है। तो इसका मतलब है बहुत सारी चीजों को हम सैटेलाइट से जोड़ करके हम इमेज प्राप्त कर सकते हैं। मेगाट्रॉपिक्स जो था ये क्या है, भारत फ्रांस का संयुक्त मिशन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अध्ययन है इस पे। तो बहुत सारे, अब यहाँ पे देखिएगा पूरे अर्थ के ऑर्बिट में, अब देखिएगा कोई जो है, तो याद रखिएगा 300 किलोमीटर पर ही लगा दिया गया, कोई 700 किलोमीटर पे लगाया गया, कोई 36,000 किलोमीटर पे लगाया गया। तो ऑर्बिट जो है ना, कई सारे होते हैं और सैटेलाइट्स भी कई सारे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सैटेलाइट्स हैं, PSLV, GSLV। तो सैटेलाइट्स भी हम आपको बताएंगे, अगर नहीं बताया होगा तो आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ रिमोट सेंसिंग का सिर्फ आपको मैंने आज क्या बताया है, बेसिक बताया।
कि ये सब हमारे रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया ने छोड़ा है, और पूरे विश्व में जो विकास हुआ है वो कैसे विकास हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए ये इंडिया का इतने सारे हैं, अब सोचिए इंडिया ने इतने सारे सैटेलाइट्स लगाए हुए हैं, देख रहे हैं इतने सारे सैटेलाइट लगाए हुए हैं, सोचिए पूरे विश्व में कितने सैटेलाइट्स हर साल छोड़े जाते हैं। इसका मतलब है अंतरिक्ष में भी कचरा बहुत बढ़ जा रहा है, जिसको हम आज के देश में क्या कह रहे हैं, स्पेस गार्बेज कह रहे हैं। अब जो ले जाता है ऊपर वो नीचे उतारता नहीं है, वो ऊपर ही एक कचरा बन जाता है। तो अभी यूएसए ने शुरू किया था कि जितने भी सैटेलाइट्स हमारे पुराने हो गए वो सबको नीचे लाए। अब किसी को भी ऊपर ले जाके छोड़ दीजिए, आप पत्थर भी ऊपर ले जाके छोड़ दीजिए, वो तो घूमता ही रहेगा ना, क्योंकि ग्रेविटी धीरे धीरे तो खत्म हो जाती है। अब आप ही को हम ऊपर रॉकेट से ले जाए छोड़ दें तो आप घूमते रहेंगे क्योंकि ग्रेविटी खत्म हो गई। अब वो नीचे आएगा ही नहीं, गिरेगा ही नहीं, ऊपर ही घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। जैसे सारे ग्रह घूम रहे हैं वैसे ही घूमेगा, जैसे जितने ऊपर प्राकृतिक उपग्रह घूम रहे हैं वैसे घूमेगा। तो ये सारे चीज आप देख रहे हैं ना, ये समझ रहे होंगे कि कैसे हो रहा है। उसी तरह से इंडिया में EOS-1, EOS-1, 2, 3, 4 ये छोड़ा गया। तो 2020 में EOS-3 छोड़ा गया। इसका उपयोग क्या है, कृषि एवं आपदा प्रबंधन। उसके बाद EOS 4 तक पहुंचते पहुंचते इसकी गुणवत्ता इमेजिंग फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो गई है। तो ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब किस चीज से संबंधित है, तो ये रिमोट सेंसिंग से संबंधित है। इसका जो बेसिक्स है ये यही है। बाकी आगे हम आपको बताएंगे इसके पूरे टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है, इसके प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, कितने तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, GSLV क्या होता है, PSLV क्या होता है, किसी भी सैटेलाइट का मिनिमम हाइट कहाँ तक हम लगा सकते हैं, उसके ऊपर का कौन सा सैटेलाइट लगाते हैं, GSLV सैटेलाइट है तो कितनी ऊंचाई पे लगाते हैं। तो ये सब आपको मैं बताऊंगा, ऑर्बिट कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे वो काम करता है, तो ये सब जानकारी आगे मैं दूंगा। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन याद रखिएगा नेट जेआरएफ का जो टॉपिक चल रहा है वो सिस्टमेटिक चल रहा है, इसको प्लेलिस्ट में भी देख लीजिएगा। अभी तक जो क्लास हमने लिया था वो लिख लिख के किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था, इसलिए मैंने पहले ही लिख के फिर आपको समझाना शुरू किया, ताकि आपके लिए भी ईजी रहेगा। इसका अगर PPT चाहिए होगा, ये वाला जो पार्ट्स चाहिए होगा, तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम CK करण सर एट CK करण सर, ज्योग्राफी विद CK करण सर। तो उस टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। नमस्कार, आप लोगों ने इतना समय दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच।